बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मदन एकेडमी ऑफ साइंसेज से इंजीनियर ज़ीशान अकबर महर। तो हम लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने किया था। तो आज हम उसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5 एंड 6 उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो ये उनसे थोड़े से डिफरेंट थे, इसलिए मैंने इनको अलहदा रखा है। तो इसको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर के तौर पे डील करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। थैंक यू। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव मीन हर बंदे को पता है कि अगर मुझे कहीं 2 नज़र आ रहा है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -2। अगर कहीं मुझे -2 नज़र आ रहा है तो नेगेटिव फाइंड करने का मतलब है कि आप इस चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, +2 के। तो ये जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि आपके मैट्रिक्स में अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो आप उन 10 के 10 एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। हर एलिमेंट को। मैट्रिक्स का मतलब, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज या मेंबर्स आ रहे हैं, आप उन सब को -1 मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जो मैट्रिक्स आपको हासिल हो रहा होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, हर मेंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें पता चल जाएगा। तो उसको हम कहेंगे ये नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन करते हैं, इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई विद -1। मतलब, या इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर काउंटर साइंड। काउंटर साइंड का मतलब है कि उनका आपको साइन है उसको इन्वर्ट करना है। जीरो के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं उनके आप साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि जीरो ना माइनस की होती है ना प्लस की होती है, उसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखा जाता। जीरो इटसेल्फ किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो या कोई चीज़ इस पर डिवाइड हो या कोई इससे मल्टीप्लाई हो तो वो जीरो रहती है। तो जीरो के अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उनको आपने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। देन द ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नेगेटिव मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन हम अगर सॉल्व करें इसी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के, तो डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इफ़ ऑल दी एंट्रीज, यहाँ पे एंट्रीज का मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे सिवाय ज़ीरो के। फिर माइंड में रखें कि जो ज़ीरो हो है वो एज इट इज़ रहेगी नेगेटिव लेने के बाद भी। इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसकी 3 एंट्रीज हैं, 1, 0 एंड -1। तो आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने का मतलब ये है, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप एक ऑपरेशन एक साइड पे अप्लाई करते हैं तो वही ऑपरेशन आपको दूसरी साइड पे भी अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर हमने ए का नेगेटिव लेना है तो आप यहाँ पहले लिखोगे दिस ए, इसके साथ नेगेटिव, और फिर आप लिखोगे नेगेटिव, फिर आप लिखोगे अपनी मैट्रिक्स 1, 0 और फिर -1। ये लिखा गया। इसके बाद ए के साथ नेगेटिव वैसे ही लिखा रहेगा, और ये जो माइनस है ये अंदर इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को ये माइनस, आप इसे माइनस लिख लें या -1 लिख लें, बात एक ही है। इस -1 को जब इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस विल बी माइनस एंड दिस विल बी 1। जीरो को मैंने कहा इसका साइन चेंज नहीं होगा तो जीरो एट इज जीरो रहेगा। माइनस को इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस विल बी प्लस एंड इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो मैट्रिक्स आई है अभी, ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो ये ए मैट्रिक्स का नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि ये ए के साथ नेगेटिव लिखा है उसने, फिर मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव लिखा है, और इस जगह पे आके उसने इस मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये फाइनल आंसर हमें दे दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स का नेगेटिव है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का।
कि हमने अब बी का नेगेटिव मालूम करना है। बी का नेगेटिव का मतलब इसमें कितने मेंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4। नेगेटिव का मतलब ये है, अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता है, तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है, इसमें जितने भी आपको मेंबर्स नज़र आ रहे हैं, इनके आपने साइन्स चेंज करने हैं। साइन्स चेंज करने का मतलब, ये प्लस की वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस की है तो ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस का 2 है तो -2 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा। तो सिंपली ये -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर आ जाएँगे। तो अगर आप इसको प्रोसीजरल करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो आपको इस बी के साथ भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा। नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू माइनस, ये माइनस है, ये -1 है, 3 -1, यही मैट्रिक्स नीचे लिख ली जो बी मैट्रिक्स थी। तो 3 -1 2 1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -3। साइन चेंज हो गया, ये प्लस था यहाँ पे ये माइनस हो गया, -1 था तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +1 बन गया। यहाँ पे ये 2 प्लस था पहले, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -2, +1 था तो अब ये -1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये बी का नेगेटिव कैसे, ये देखें बी के साथ नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, सी मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 6 3 -2, तो इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव हैं। 2 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है एंड 2 भी पॉजिटिव है। तो जब हम इस सी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस राइट लेफ्ट साइड को कर रहे हैं, तो राइट आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सी ये माइनस हज़फ कर दें, नहीं कर सकते, आपको ये माइनस लिखना पड़ेगा। एंड में फाइनल आंसर जो लिखेंगे वहाँ पे भी आप लिखेंगे -c। तो ये 2, 6, 3 और 2 -1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस विल बी -2। तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, इनके साइन्स, अलामतें जो हैं वो बदल जाएँगी, -2, -6, -3 एंड -2। तो ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव ऑफ दिस सी मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें, तो यहाँ पे डी मैट्रिक्स एक गिवन है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब इसका जब नेगेटिव लेंगे तो -d बन जाएगा। फाइनल आंसर में भी आप क्या लिखेंगे? -d, कि ये मैट्रिक्स डी जो है वो इसका नेगेटिव है। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएँगी, ये नज़र आ रहा है, +3 है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव अगर ना लिखें तो वो ऐसे ही पता चल जाता है कि ये नंबर पॉजिटिव है। और ये जो प्लस की 2 वैल्यूज़ थी 2 एंड 5, तो ये 2 जो है वो -2 हो चुका है और 5 जो है ये -5 हो चुका है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे ई मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। 1 प्लस है, 5 माइनस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है। तो आप क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसकी सारी अलामतें बदल जाएँगी। 1 प्लस का था, यहाँ माइनस हो गया, 5 माइनस का था, यहाँ प्लस हो गया, 2 प्लस का था, यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे ये 3 जो था, ये प्लस का था, ये भी यहाँ पे माइनस हो गया है। तो ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई मैट्रिक्स। अब है नेक्स्ट इसका ट्रांसपोज़ फाइंड करना। ट्रांसपोज़ की डेफिनेशन मैंने एक लेक्चर में बताई थी, यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। ट्रांसपोज़ कैसे हासिल होता है? इफ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज्ड का मतलब क्या है? कि आप या तो रोज़ को कॉलम्स में बदल दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में बदल दें। मतलब ये है कि अगर आपकी एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, फ़र्ज़ करें वो मैट्रिक्स ए है, जब आप उसका ट्रांसपोज़ लेंगे, तो मैट्रिक्स जो आंसर आ रहा होगा, उसके अंदर आपकी जो रोज़ हैं, वो कितनी होंगी? 3, और कॉलम्स कितने होंगे? 2। मतलब कि जो आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ थी पहले 2, ट्रांसपोज़ लेने के बाद वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में बदल गई हैं। तो इसको कहते हैं इंटरचेंज होना, कि नंबर ऑफ़ रोज़ को आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया हुआ है। और कॉलम्स यहाँ पे 3 थे, तो ये कन्वर्ट होके किसमें चले गए हैं? रोज़ में। यहाँ पे रोज़ जो हैं वो 3 बन गई हैं। तो यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है ये एक ए मैट्रिक्स है, 0 1 -2। ए की वर्टिकल लाइन है, मतलब इसमें एक ही कॉलम है C1। इसमें रोज़ कितनी हैं? 1 2 एंड
3। तो आर सॉरी आर इज इक्वल टू 3 है और कॉलम कितना है? 1 है। इसका मतलब ये है कि हमने इनको इंटरचेंज करना है, ट्रांसपोज़ लेना है तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज का मतलब है कि अब जो नया कॉलम बने कॉल वो मैट्रिक्स बनेगा, उसके अंदर C जो है वो 3 हो जाएगा और जो R है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1। मतलब ये है कि आपने कॉलम वो जो मैट्रिक्स है उसका आपने ऑर्डर ही इन्वर्ट कर देना है। इसका ऑर्डर बनता है 3/1। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1/3। तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है कि अगर आपके मैट्रिक्स की रो 1 हो और कॉलम्स कितने हों? 3 हों। तो इससे पता चलता है कि हम जो कॉलम 1 बना रहे थे, अब आपने इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे अरेंज कर देना है। वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली अगर लिखें तो 0 यहाँ पे वर्टिकल लाइन में पहले नंबर पे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये पहले नंबर पे होगा। 1 दूसरे नंबर पे है तो हॉरिजॉन्टल में ये दूसरे नंबर पे होगा। -2 तीसरे नंबर पे है तो -2 यहाँ तीसरे नंबर पे होगा। तो ये इस तरह की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। दिस विल बी नोन एज़ ट्रांसपोज़ ऑफ ए। तो ये ए का ट्रांसपोज़ है। तो ये ट्रांसपोज़ लेने का बेसिक तरीका ये है कि आपने इस नम एक कॉलम को एक रो में बदल देना है। ये आपको नज़र आ रहा है, एक कॉलम था, सिंपल मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी, अब जब हमने ट्रांसपोज़ लिया तो वो एक रो में बदल गया। मतलब हमने कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया है। इंटरचेंज ये वर्ड जो है, इस पे गौर करें। इसमें देखें अगर आप तो आपको ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। मतलब आपके पास जो रो है वो 1 है, लेकिन वर्टिकल लाइन्स देखें 1, 2 एंड 3। कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 1/3। इसका ऑर्डर 1/3 होगा। जब हम इसका ट्रांसपोज़ लेंगे तो ट्रांसपोज़ लेने के बाद मतलब बी का जब ट्रांसपोज़ लिया जाएगा तो इसका जो ऑर्डर है वो इन्वर्ट हो जाएगा। 1/3 की जगह हो जाएगा 3/1। 3/1 मीन्स कि अब आपने जो मैट्रिक्स बनाना है या कॉलम बनाना है, उसकी जो रोज़ हैं वो 3 होंगी और कॉलम जो है वो सिर्फ़ 1 होगा। पहले रो 1 थी, लेकिन अब रोज़ 3 है। पहले कॉलम 3 थे, लेकिन कॉलम अब 1 है। मतलब आपने इस हॉरिज़ॉन्टल मैट्रिक्स को उठा के इन्वर्ट कर देना है और इसकी डायरेक्शन क्या कर देनी है? वर्टिकल। कि एक ही रो थी, अब ये एक ही कॉलम में चली जाएगी। तो इधर पहला मेंबर ये था, मेंबर की अरेंजमेंट वही रहेगी 5। दूसरा मेंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में ये था, अब ये वर्टिकल लाइन में दूसरा मेंबर होगा। तो ये तीसरा मेंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब रो में था, अब ये कॉलम में तीसरा मेंबर होगा। तो जो मेंबर्स रो में जिस तरतीब से पड़े हुए हैं, आपने कॉलम में उसी तरतीब से उनको लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें आपको सी मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल रो 1 है, हॉरिजॉन्टल रो 2 है, हॉरिजॉन्टल रो 3 है। मैं अगर इसको R1 कहूँ तो ट्रांसपोज़ लेने के लिए मुझे ये C1 बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको R2 कहूँ तो जब मैं ट्रांसपोज़ लूँगा तो इसको मैं R2 नहीं बल्कि C2 कर दूँगा। अगर मैं इसको R3 करता हूँ तो मैं इसको C3 बना दूँगा। तो देखें ये R1 है। तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है? ये वर्ड मैं बार-बार इस पे सर्कल कर रहा हूँ। इंटरचेंज करना है कि आपने रो को इंटरचेंज करके किस में ले जाना है? कॉलम में। तो रो 1 जो है वो अब कॉलम 1 बनेगा। तो रो 1 क्या थी? 1, 2। तो यहाँ पे कॉलम 1 क्या बन रहा है? 1, 2। रो 2 यहाँ पे क्या थी? 2, 1, 2 -1। तो यहाँ पे सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड रो और अब सेकंड कॉलम 2 -1 है। यहाँ पे थर्ड जो रो थी वो 3, 0 थी, तो अब वो थर्ड कॉलम जो है वो 3, 0 बन चुका है। तो ये सी का ट्रांसपोज़ आ गया। इसी तरह डी का अगर ट्रांसपोज़ लेना चाहें, तो यहाँ पे रो नंबर 1 इसको R1 कहेंगे, इसको हम रो नंबर 2 R2 कहेंगे। इस R1 को आप कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर जी? C1 के अंदर। इस R2 को आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर? C2 के अंदर। तो ये R1 था, अब ये C1 बन गया, ये R2 था, तो ये C2 बन गया। तो इसको हम कहेंगे C1, दिस विल बी C2। तो यहाँ पे आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे ही पकड़ के आपने इस सारी को उठाना है
और इस वर्टिकल डायरेक्शन में घुमा देना है। ये 2 3 थी, अब ये यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, आपको ई मैट्रिक्स गिवन है, आपने इस ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ लेना है। ट्रांसपोज़ मीन्स ये हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं 2, ये R1 है, ये R2 है। आपने R1 को किस में कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है C1 में, और R2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, C2 में। तो R1 2 3 था, तो ये अगर C1 बनाएंगे इसे, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बजाय किस पोजीशन में चला जाएगा, वर्टिकल पोजीशन में। तो यहाँ देखें ये 2 और 3 मेंबर सेम है। यहाँ पे रो में पहला मेंबर 2 था और रो में पहला दूसरा मेंबर 3 था। अब ये कॉलम में पहला मेंबर 2 है और दूसरा मेंबर 3 है। इसी तरह सेकंड रो उठाएं, तो सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना देना है। ये तो ये जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है, दिस इज कॉल्ड ई का ट्रांसपोज। तो ये ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने ले लिया। इसका पार्ट नंबर 6 एफ मैट्रिक्स है। सेम टू सेम इसी तरह से ई की तरह है। यहाँ भी 2 रोज हैं, 1 2। इसको R1 कहें, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे C1 में। इसको आप R2 कहें, इसे आप कन्वर्ट करेंगे C2 में। तो वही सिनेरियो यहाँ पे हुआ कि उसने ये दरमियान में एक प्रोसीजर है, मतलब ये आपने दोनों के ऊपर टी लिखना है, बस यही, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि आप एफ का अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो टी इस मैट्रिक्स का भी आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा हुआ है क्योंकि इसका आप ट्रांसपोज ले चुके हैं। तो ये फर्स्ट रो जो थी वो 1 2 थी, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 2 बन चुका है। सेकंड रो वहाँ पे 3 4 थी, यहाँ पे सेकंड रो जो है वो 3 4 बन चुकी है। सेकंड रो यहाँ पे 3 4 थी, ये सेकंड कॉलम जो है वो 3 4 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर वो कहता है आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है, ए और बी। ए क्या है 1 2 0 1 और बी क्या है 1 1 2 0। वो कहता है अगर आपके पास ये मैट्रिसेस ए और बी मौजूद हैं, तो आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए का ट्रांसपोज अगर आपने लिया है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, आपने उसका फिर अगेन ट्रांसपोज लेना है। मतलब एक बार ट्रांसपोज लेंगे, उसी मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा ट्रांसपोज लेने के बाद, उसका फिर आपने अगेन ट्रांसपोज लेना है। मतलब एक ही मैट्रिक्स का आपने डबल ट्रांसपोज लेना है, इसको डुअल ट्रांसपोज बोलते हैं। तो वो कहता है आप ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें, तो वापस आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। मतलब ये है, आप इसका ट्रांसपोज अगर लें, फर्ज करें ए है 1 2 0 1, इसका आप ट्रांसपोज लें, यहाँ भी टी लिखेंगे, इसके ऊपर भी टी लिखेंगे। अभी हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, सिंपल, ये जो पहली रो थी R1, तो ये अब अपने ट्रांसपोज का C1 बन जाएगा। जब इसका ट्रांसपोज लेने लगेंगे, तो ये R1 जो है ये कन्वर्ट हो के 1 और ये 2 C1 में चली गई। ये क्या थी, R2। ये जो रो है ये R2 है, 0 1 वाली। तो अब ये यहाँ पे कन्वर्ट हो के 0 1, ये C2 में बदल गई। ये आपने इसका ट्रांसपोज ए का ले लिया। अब वो कहता है इसी ट्रांसपोज का एक और ट्रांसपोज लें। जब हम इसी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो मतलब हमें इस चीज का ट्रांसपोज फिर से लेना पड़ेगा। अब मतलब आपके पास 1 2 0 1 ये वैल्यूज हैं, और इसके ऊपर आपने अगर ट्रांसपोज लेना है, तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ पे R1 है, तो ये C1 बन जाएगा 1 0। यहाँ पे ये अगर 2 1 जो है ये R2 है, तो ये यहाँ पे 2 1 बन जाएगा। तो ये जो नई मैट्रिक्स हमें हासिल हुई है, ये क्या है, ये है ए का हमने डबल ट्रांसपोज लिया। ए ट्रांसपोज पहले लिया एक बार इस स्टेप में, और फिर उसका दोबारा से अगर ट्रांसपोज लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आंसर आएगा। आप ज़रा इस आंसर को इसके साथ मैच करवाएं, ये जो आपको ए मैट्रिक्स नज़र आ रही है, तो इनमें कोई डिफरेंस है। यहाँ पे पहला मेंबर 1 है, यहाँ पे भी पहला मेंबर 1 है, यहाँ पे दूसरा मेंबर 2 है, यहाँ पे भी दूसरा मेंबर 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ आपको 0 नज़र आ रहा है, यहाँ आपको 1 नज़र आ रहा है, यहाँ आपको 1 नज़र आ रहा है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप डबल ट्रांसपोज़ ले लें, तो वो मैट्रिक्स वापस खुद आ जाता है। ओरिजिनली आपको वो वेरीफ़ाई करवाना चाह रहा है कि आपके नॉलेज में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये ए है तो ये बी है। मतलब ये सिर्फ़ इस ए और बी के लिए वैलिड है, ये दुनिया के हर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई अगर मैट्रिक्स है सी, उसका जब आप एक बार ट्रांसपोज़ लेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। लेकिन जब आपने सी का दोबारा से ट्रांसपोज़ लिया, तो वो सी के इक्वल आ जाएगा दोबारा। बताने का ये मकसद है। या आपके पास कोई ज़ेड मैट्रिक्स है, उसका आपने एक बार ट्रांसपोज़ लिया, फिर दूसरी बार ट्रांसपोज़ लिया, तो ओरिजिनली जो मैट्रिक्स है, वो ज़ी दोबारा से आ जाएगी। इसका ये मतलब है बेसिकली। और दूसरा वो कहता है जी आप इस बी मैट्रिक्स के लिए भी सेम टू सेम यही काम करेंगे कि आप बी का ट्रांसपोज़ लेंगे एक बार, फिर दोबारा से उसी आंसर का फिर ट्रांसपोज़ लेंगे, तो वो बी के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसको कंटिन्यू रखें, तो ए, बी, सी जितनी भी मैट्रिसेस हैं दुनिया में, जो भी क्वेश्चन उठा लें, आप जिस भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज़ लेंगे, डबल ट्रांसपोज़ लेंगे, तो उससे वही मैट्रिक्स दोबारा, जैसे ये ए हासिल हुई हमें, अभी हमने सॉल्व किया और बी हासिल हुई, तो कोई भी मैट्रिक्स दोबारा वापस वही की वही आ जाएगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है कि एक ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़, ए का ट्रांसपोज़ लेंगे अगर हम, ये स्टेप है, ये टी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमने टी लिख दिया, यहाँ पे भी टी लिख दिया, तो जो आंसर आया ये पहली रो पहला कॉलम बन गया, यहाँ पे भी पहली रो दूसरा कॉलम बन गया। फिर इस आंसर का दोबारा हम इसका लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं दोबारा पहले फिर इनका लेना, दोबारा ट्रांसपोज़ नहीं लेंगे, आप जो आंसर आया है ये वाला, इसका दोबारा से ट्रांसपोज़ लेंगे, मतलब इसके ऊपर टी लिखेंगे और पहले से जो ए टी मौजूद है, इसके ऊपर आप एक और टी लिखेंगे, मतलब हम पहले से ट्रांसपोज़ लिए हुए मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज़ ले रहे हैं। तो ये पहला, यहाँ पे पहली रो इसमें मौजूद है, तो यहाँ पे ये 1-0, तो यहाँ पे आके ये 1-0 पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम। तो देखें इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, 1 2 0 1, यहाँ पे ये 1 2 0 1, तो ए ट्रांसपोज़ का जो ट्रांसपोज़ है वो ए के इक्वल है ओरिजिनली, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए है। तो प्रूव हो गया कि ए ट्रांसपोज़ का जो ट्रांसपोज़ है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। एंड पे ये स्टेटमेंट देंगे, हेंस प्रूव्ड दैट ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ इज़ इक्वल टू ए। इसी तरह आप बी को अगर करना चाहें, तो बी का भी यही सिनेरियो है। बी का एक बार ट्रांसपोज़ लेंगे, जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज़ लेंगे, ये डबल ट्रांसपोज़ है। ये लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, एंड पे आप स्टेटमेंट देंगे, हेंस प्रूव दैट बी ट्रांसपोज़ का अगेन जो ट्रांसपोज़ है, वो ओरिजिनल बी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो या मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।